हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जचा के लगे हुए हो, डॉक्टर बनने का सपना सेट कर रखा है, बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, अच्छे से नोट्स बना रहे हो और उनको याद भी कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए इसी सीरीज़ में हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। ठीक है, अगर हम लेक्चर प्लान के ऊपर जाएं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने लास्ट 2 लेक्चर में कवर कर लिए हैं। आज हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटमी और उसकी स्ट्रक्चर का नॉलेज होना कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो जब हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था तो उस वक्त एक वर्ड आया था प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, और वो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का फंक्शन क्या था कि वहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होता है, इसलिए उनको प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स कहते हैं। तो मेल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है वो टेस्टिस होता है, फीमेल के अंदर ओवरी होती है। तो डेफिनेटली इन दोनों के अंदर ही गैमेटोजेनेसिस होता है। अब गैमेटोजेनेसिस एक कलेक्टिव वर्ड है ना। तो मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस अलग नाम से जाना जाएगा, फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस अलग नाम से जाना जाएगा। तो मेल में हम जानते हैं कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता है क्योंकि वहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल के अंदर ओवा का फॉर्मेशन होता है, तो हम उसको oogenesis कहते हैं। क्लियर। तो गैमेटोजेनेसिस को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स राइट इनसाइड द टेस्टिस। और टेस्टिस में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर्स में से कौन सी स्ट्रक्चर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। क्लियर, ओके। देखिए स्टार्टिंग भी वहीं से हो रही है, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार हमारे सामने आ रही है ये, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, तो अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं। क्लियर। द टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल। तो यहाँ पे इन 2 वर्ड के ऊपर आपको फिर से फोकस करना है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कई बार पूछा जाता है, मेल में टेस्टिस है, फीमेल के अंदर ओवरीज है। ये दोनों ही क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि दैट इज स्पर्म्स एंड ओवम। तो स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ओवरी जो है वो ओवम प्रोड्यूस करता है। क्लियर। तो ओवरी से जो निकलने वाली स्ट्रक्चर है वो कल भी हमने आपको बताई थी, फिर से एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। इसको हम सेकेंडरी oocyte कहें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आपके दिमाग में सेकेंडरी oocyte वर्ड जो है वो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि जो ओवरी से निकलने वाली जो स्ट्रक्चर है उसका नाम हम क्या याद रखेंगे बेटा, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रेस्पेक्टिवली दिया है, इसका मतलब टेस्टिस में स्पर्म है, ओवरीज से ओवम, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन उसने बता दी कि जो भी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन ही गैमेटोजेनेसिस होता है। द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, यानी जो इन गैमेट्स को बनाने वाली सेल्स हैं जिनसे ये बनने वाले हैं, तो उनको हम इमेच्योर जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया विद रेस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस हम कह देंगे। और अगर हमें oogenesis की बात करनी तो उसको हम oogonia कह देंगे। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम फिलहाल स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आप इस वर्ड के ऊपर फोकस कीजिए, स्पर्मेटोगोनिया। तो अगर आपको कोई पूछे कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या है, तो आप क्या कहोगे कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो इमेच्योर मेल जर्म सेल है। ठीक है, अभी ये कंप्लीटली मेच्योर नहीं हुई है, और जब ये कंप्लीटली मेच्योर होगी, कन्वर्ट होगी, तो ये स्पर्म बना देगी। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करती है स्पर्म, और कौन से प्रोसेस से, तो जो इमेच्योर जर्म सेल है, यहाँ पे एक सेल मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये इमेच्योर है, इसका मतलब इसको अभी आगे फर्दर डिवीजन करना है, इसको मेच्योर होना है, तो इसको तो आपने कह दिया स्पर्मेटोगोनिया। जब बहुत सारी होती हैं तो स्पर्मेटोगोनिया कह देते हैं। ओके, और अगर सिंगल की बात करें तो उसको हम लास्ट में हम लगाते हैं गोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। ओके, ये फर्दर जो है आगे चलकर डिवीजन भी करेगी और फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर। अब इस स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर भी छोटे छोटे और सब डिविजन्स होंगे। ठीक है, तो उनको भी हम लेटर जब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे।
ओके, नेक्स्ट हम पैराग्राफ पे चलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, और देखिए यहाँ पे ये प्लूरल नंबर है, और अगर सिंगुलर की बात करें तो ये तो है स्पर्मेटोगोनियम। ओके, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स। तो कल हमने सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। उसकी जो इनर वॉल होती है, सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स की इनर वॉल होती है, उसके अंदर ये सिचुएटेड होते हैं, और ये मल्टीप्लाई करते हैं कौन से डिवीजन से? दे मल्टीप्लाई बाई माइटोटिक डिवीजन। देखिए वहाँ पे कल मियोसिस लिखा हुआ था, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ वहाँ पे बताई थी कि मियोसिस तो होता ही होता है डेफिनेटली, माइटोसिस भी होता है। तो ये माइटोसिस वर्ड देखिए यहाँ पे आ गया। इसलिए एनसीईआरटी को आपको आपस में कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए। एक जगह पर कुछ चीज़ लिखी होती है, दूसरी जगह पर कुछ चीज़ लिखी होती है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको वो सारी चीज़ें कलेक्टिवली एक जगह पे पढ़ाएंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके। तो अगर ये पूछ ले कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, अगर हम सिंगुलर कहें, एक सिंगल की बात करें, तो जो स्पर्मेटोगोनियम है वो किस तरह से डिवाइड करता है, कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू वो डिवाइड करता है या अपने नंबर को इंक्रीज करता है, तो दैट इज द कौन सा डिवीजन है जिससे वो नंबर इंक्रीज करता है, दैट इज द माइटोसिस। ठीक है, तो और ये कहाँ पे करता है? इनसाइड द वॉल ऑफ सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स, मल्टीप्लाई बाई विच डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन। और ये क्या करता है? इंक्रीज इन नंबर, अपने नंबर को इंक्रीज करता है। अब हर एक स्पर्मेटोगोनियम जो है वो कैसा है? डिप्लॉइड है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉइड, और कंटेन कितने कंटेन करता है ये? 46 क्रोमोसोम, क्योंकि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो होती है नॉर्मली 46 क्रोमोसोम्स उसमें होते हैं। उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया दैट कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आप किसको कहोगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उसको कहोगे वो स्पर्मेटोगोनिया जो अब मियोसिस करने वाला है, उसके अंदर मियोसिस होने वाला है। तो एक बार ये सवाल जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको कहीं इसको रोक के लिख लेना चाहिए। सवाल ये पूछता है कि मियोसिस कौन सी स्ट्रक्चर में स्टार्ट होता है, कि कौन सी स्ट्रक्चर में मियोसिस स्टार्ट होता है? तो आपका आंसर जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर? मियोसिस फर्स्ट जो है वो कौन सी स्ट्रक्चर में स्टार्ट होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहले क्या था? स्पर्मेटोगोनिया था। क्लियर? तो यहां से इस डायग्राम से भी हम इसको समझेंगे, तो वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे ये जो माइटोटिक डिवीजन है, ये एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आ गई। माइटोटिक डिवीजन से तो ये क्या करते हैं बेटा जी? अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। ये जो डायग्राम है वो आपको एज इट इज बना लेना है। इसी डायग्राम से हम पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो इस डायग्राम के अंदर देखिए, यहाँ पर ये स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, ये एक सेल आपको यहाँ पे दिख रही है स्पर्मेटोगोनिया, और ये इस तरह से एरो बना के एक दूसरा बना दे रहा है। इसका मतलब इस जैसी ही स्ट्रक्चर बन गई तो आप इसको क्या कह सकते हो? कौन सा डिवीजन कह सकते हो? इसको आप माइटोसिस कह सकते हो। तो यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है वो कौन सा डिवीजन हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस से क्या करता है? ये अपने नंबर इंक्रीज करता है। फर्दर इसमें माइटोसिस हो जाएगा तो 2 और बन जाएंगे, इसमें माइटोसिस हो जाएगा 2 और बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। इस तरह से इनके नंबर इंक्रीज होते हैं। ओके, अब हमने फर्स्ट लेक्चर में एक चीज़ डिस्कस की थी, फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। वहाँ पे एक लिखा हुआ था कि जो मेल होते हैं उनमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, यानी ये जो फर्दर प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। तो मैंने आपसे वहाँ पे कहा भी था कि आप सोचना और आंसर लेने की कोशिश करना कि व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस। तो यहाँ पे हमारे सामने रीज़न निकल के आता है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज दैट दिस माइटोसिस कंटिन्यूज लाइफ लॉन्ग। ये माइटोसिस जो है वो उस इंसान में लाइफ लॉन्ग होता रहता है, और अगर माइटोसिस लाइफ लॉन्ग होता रहेगा तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो 100 वो भी लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहेंगे, और अगर स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट रहेंगे तो उनसे स्पर्म भी बनते रहेंगे। स्पर्म किस कंडीशन में बनना बंद हो जाते हैं? जब स्पर्मेटोगोनिया वहाँ पे बचे ही नहीं, वो फिनिश हो जाएं। जैसे कि फीमेल के केस में हम देखेंगे कि ऊगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के सिमिलर वहाँ पे फीमेल में क्या स्ट्रक्चर होती है? वहाँ पे ऊगोनिया होते हैं। वो ऊगोनिया जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वहाँ से फिनिश हो जाते हैं, वहाँ पे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय या फिर यूटिलाइज हो जाते हैं। अब फर्दर ऊगोनिया बचेंगे ही नहीं, तो आगे उससे सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे तो फिनिश होते ही नहीं है। क्यों फिनिश नहीं होते? क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस जो है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। क्लियर? तो याद रखना है, स्पर्मेटोगोनिया जो है उसके अंदर माइटोसिस लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, जिसकी वजह से इसके नंबर इंक्रीज होते हैं।
अब उन बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ जो हैं वो मियोसिस की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। तो जो स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस कर रहा है उसको स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, लेकिन जो स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस करने की तरफ बढ़ता है उसको हम स्पर्मेटोगोनिया या फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये है स्पर्मेटोगोनिया, लेकिन अब इसका नाम आपने क्या रख दिया, क्योंकि इसने ठान लिया है कि मुझे क्या करना है, मियोसिस करना है। तो एक डेफिनेशन मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको नोट कर लेनी है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज द स्पर्मेटोगोनिया विच अंडरगोज द मियोसिस। बस इतनी सी बात है, ठीक है। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनिया में कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया हैं, लेकिन उनमें से किसी ने सोच लिया कि मैं मियोसिस करूंगा, तो अब उसको स्पर्मेटोगोनिया ना कह के आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह दोगे। क्लियर? तो देखो यहां पे ये स्पर्मेटोगोनिया है और इसने सोच लिया कि मुझे मियोसिस करना है, तो इसका नाम अब क्या हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो दोनों स्ट्रक्चर ये सिमिलर ही है, एक ही स्ट्रक्चर है, इनके डीएनए कंटेंट में, क्रोमोसोम नंबर में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, बस हमने नाम चेंज कर दिया। क्यों नाम चेंज कर दिया? क्योंकि अब ये आगे मियोसिस करेगा, इसलिए हमने इसका नाम चेंज कर दिया। यहां पे देखिए एक वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा, ब्लड टेस्टिस बैरियर। क्लियर? ये जितनी भी आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो वो सारी की सारी सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के अंदर चल रही है। ये सेमिनिफेस ट्यूब्यूल मान लो इसके अंदर चल रही है, ठीक है। यहां पर एक ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है। ये बैरियर क्या करता है, ये बैरियर जो इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होती है, वहां पे एक लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी कि जो ब्लड टेस्टिस बैरियर है वो वहां पे प्रेजेंट इम्यूनोलॉजिकल सेल्स को बैरियर प्रोवाइड करता है। इम्यूनोलॉजिकल सेल्स मतलब हमारी जो ब्लड के अंदर WBCs होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो हैप्लॉइड सेल को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। और आप जानते हो कि मियोसिस जब होगा तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बनेंगी वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होंगी। तो अगर यहाँ पे ब्लड आ गया, अगर इस जगह पे WBCs आ गई तो वो WBCs जो हैं वो इन स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी। इसलिए यहाँ पे एक बैरियर होता है, यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं जो हमारी ब्लड की सेल्स को, जो इम्यून सेल्स हैं, जो WBCs हैं, उनको क्रॉस नहीं करने देती, ताकि जो स्पर्म है उनकी डेथ नहीं हो। क्लियर? Okay, now this each spermatogonia is diploid। तो यानी यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे लिखे हैं, डिप्लॉइड लिखा हुआ है और ये डीएनए कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी यहाँ पे डीएनए कंटेंट डिप्लॉइड कंडीशन है, माइटोसिस हो रहा है। फिर सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पे लिखा भी है कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह देते हैं, और वो क्या करता है, अंडरगोज मियोसिस। अब मियोसिस होगा तो डेफिनेटली उसमें एस फेज आ जाएगी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है और जिसने एस फेज को यानी डीएनए सिंथेसिस फेज को क्रॉस कर लिया है वो डिप्लॉइड है डेफिनेटली, और उसमें क्रोमोसोम जो डीएनए का कंटेंट है वो कितना हो गया है, 4C हो गया है, क्योंकि एस फेज के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है। अब आपको अगर गैमेटोजेनेसिस को अच्छे से पढ़ना है तो आपको बेटा जी सेल डिवीजन अच्छे से आना चाहिए। सेल डिवीजन अच्छे से आएगा तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि डिप्लॉइड 2C 4C ये सब आपको सेल डिवीजन में पढ़ाया जाता है। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया तो मियोसिस फर्स्ट में क्या हो रहा है, डिप्लॉइड कंडीशन जो है वो हैप्लॉइड कंडीशन में चेंज हो रही है, ठीक है। और जो डीएनए डबल हो गया था वो भी हाफ हो रहा है, लेकिन हाफ तो हो गया, लेकिन इसने अभी भी जो इसकी मदर सेल थी उसके एग्जैक्ट हाफ कंडीशन नहीं बनी है। देखिए अगर इस सेल से इस सेल को मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड मामला तो हो गया है, लेकिन जो डीएनए का कंटेंट है वो 2C का 2C ही रहा है। तो एक्चुअली में ये भी आपको सोचना चाहिए कि जो मियोसिस होता है उसके अंदर 2 स्टेप क्यों होते हैं, मियोसिस फर्स्ट देन मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड होना क्यों जरूरी है, क्योंकि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड तो बन गई सेल, तो मियोसिस फर्स्ट के बाद में ही क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए काम, ठीक है। और हम कई बार ऐसा बोल देते हैं कि मियोसिस सेकंड जो है वो जस्ट लाइक माइटोसिस, लेकिन ऐसा कहना 100% सही नहीं है। तो इसके साथ में आपको एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि मियोसिस सेकंड को हम माइटोसिस कह सकते हैं, किस कंडीशन में कह सकते हैं वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हाफ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप जो मदर सेल है उससे आप कंपेयर करके देख सकते हो, ये डिप्लॉइड थी, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो गई, ये किसके मामले में, क्रोमोसोम नंबर के मामले में, लेकिन डीएनए कंटेंट के मामले में अभी भी ये मदर सेल जितना ही है, इसलिए मियोसिस सेकंड होना जरूरी है।
मियोसिस सेकंड होगा तो देखिए इसमें क्रोमोसोम नंबर में तो कोई चेंज नहीं आता है, हैप्लॉइड की हैप्लॉइड रहती है, लेकिन यहाँ पे जो 1C है वो जो 2C है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1C के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब आप इस सेल को अगर इससे कंपेयर करके देखो तो अब आपको एकदम से हाफ ये सेल नजर आएगी, डिप्लॉइड का हैप्लॉइड और 2C का 1C, दिस इज द कंप्लीट हाफ। अब जाके मियोसिस जो है वो कंप्लीट हुआ है। क्लियर? तो ये थोड़ी सी डीप बात है कि मियोसिस सेकंड की जरूरत क्यों है। मियोसिस सेकंड के अंदर क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता, डीएनए कंटेंट हाफ होता है। क्लियर? मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्रोमोसोम नंबर भी हाफ होते हैं और डीएनए कंटेंट भी आधा होता है। किसका आधा होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, इस सेल का आधा होता है, ना कि इस सेल का हाफ होता है। तो ये जो मैं सेल के नाम है वो सेल के नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपसे वो ये पूछेगा कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसके अंदर डीएनए कंटेंट स्पर्मेटोगोनिया के किस रेशियो में होता है। तो आप यहां से देख के बता सकते हो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर डीएनए कंटेंट, दिस इज द डीएनए कंटेंट, स्पर्मेटोगोनिया के जितना ही होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो है वो कितने हो गए, हाफ हो गए। क्लियर? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, इसको आपको समझना चाहिए। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, एक सेल से 2 सेल बनी तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। मियोसिस सेकेंड यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो 4 सेल बन गई। इन 4 सेल को, जो हर सेल है उसको हम कह देते हैं स्पर्मेटिड, और ये स्ट्रक्चर में कैसी है, राउंड है। अब देखो ये जो स्पर्मेटिड बन गया, दिस इज द कंप्लीट हैप्लॉइड सेल। यहाँ पे 4 अलग अलग प्रोसेस बताए गए हैं। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, अब इस स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर पहला प्रोसेस, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, थोड़ा सा एडवांस चीज बता रहा हूं आपको मैं, स्पर्मेसाइटोजेनेसिस। ठीक है, तो जो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया के नंबर में इंक्रीज हो रहा था उसको हम कह रहे थे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। फिर ये जो मियोसिस स्टार्ट हुआ उसको स्पर्मेटिडोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्मेटिड का बनना, स्पर्मेटिडोजेनेसिस। अब इस स्पर्मेटिड से बनेगा स्पर्म। स्पर्म ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहां पर कोई डिवीजन नहीं होता है, यहां पे होता है सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन। क्लियर? इसमें एक सेल जो है वो सिर्फ अपनी जो उसका टेक्सचर है, जो उसकी जो शेप है उसके अंदर चेंज करता है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम मॉडिफिकेशन बोल देते हैं। ये जस्ट एक डिफ्रेंशिएशन है, एक सेल जो है वो दूसरी सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट हो रही है। पहले जो है वो एक गोलमटोल सेल है, फिर उसके अंदर मैक्सिमम साइटोप्लाज्म लूज हो जाएगा, फिर उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स फ्यूज हो जाएंगी, कुछ अमाउंट में बढ़ेंगी, फिर वहां पे कुछ एक टेल जैसी स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहां पर एक स्पर्मेटिड डिफ्रेंशिएट होके इस तरह से एक स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसके अंदर एक हेड होता है, फिर एक मिडिल पीस होता है और एक यहाँ पे टेल होती है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे डिटेल में देख लिया इसको। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अब ये जो स्पर्म बन गए हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो स्पर्म्स हैं वो एक ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उनके अंदर धंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं इनको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ये सर्टोली सेल्स इन स्पर्म्स को क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, यहाँ पे ये काफ़ी न्यूट्रिशन लेते हैं, और फिर फाइनल जब इजेकुलेशन होना होता है तो इन स्पर्म्स को इन सर्टोली सेल्स से या फिर इन सर्टोली सेल्स या फिर इन सेमिनिफेस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना होता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। क्या? स्पर्मिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे वर्ड्स आपके सामने हो गए। एक वर्ड हो गया स्पर्मेसाइटोजेनेसिस हो गया, एक वर्ड हो गया आपका स्पर्मेटिडोजेनेसिस हो गया, एक वर्ड हो गया स्पर्मियोजेनेसिस, एक स्पर्मिएशन, और कंप्लीट जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना था, 1 बाई 1 सब वर्ड्स आपको लिख लेने होते हैं और उसको डिटेल के अंदर उसकी डेफिनेशन भी आपको लिख लेनी होती है। क्लियर? तो ये डायग्राम आपके सामने रहेगा, इसको पॉज करके मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ताकि इसको आप बना पाओ। और जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे ये प्रोलिफरेशन हो रहा है, प्रोलिफरेशन ये बेसल पार्ट में होता है, जो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स हैं उसकी बेसल पार्ट में हो रहा है। बाद में आगे चलकर इस बैरियर के आगे चलकर मियोसिस होता है। ठीक है, ये आगे वाले ल्यूमेन वाले पार्ट के अंदर हो रहा है। फिर मियोसिस के बाद में डिफ्रेंशिएशन होता है।
ठीक है। और इस डिफ्रेंशिएशन का बाद में सारे ऐसे जो स्पर्म्स हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो मिड वाली ल्यूमेन है उसमें आ जाते हैं और फिर वो जो भी ट्रैक है उससे बाहर निकल जाते हैं। चलो इसको पैराग्राफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो किस में हो रहा है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो किस में हो रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर हो रहा है। तो देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये रहा है ना, और इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, leading to formation of two equal haploid cell called secondary spermatocyte which have only 23 chromosome each। तो अगर हम यहाँ पे डिप्लॉइड लिख रहे हैं तो डिप्लॉइड का मतलब क्या है बेटा? 46। प्राइमरी को भी हम डिप्लॉइड लिख रहे हैं तो ये 46, लेकिन जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी वो है हैप्लॉइड, इसका मतलब इसमें कितने क्रोमोजोम है? 23। तो एनसीईआरटी तो जो है वो सिर्फ क्रोमोजोम नंबर की बात करती है, लेकिन यहाँ पे डीएनए कंटेंट भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एनसीईआरटी नहीं बात कर रही है, लेकिन हम इसको समझ चुके हैं। क्लियर? द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो देखो मियोसिस सेकेंड जो है वो किस में हो रहा है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर हो रहा है। टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, ये स्पर्मेटिड 4, तो 2 से बनेंगे 4। तो कई बार ये भी पूछता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे? तो यहाँ पे देखो सिंगल है और आप देख रहे हो 4 बन रहे हैं, लेकिन अगर वो ये पूछ ले कि एक सेकेंडरी से कितने बनेंगे तो 2 सेकेंडरी से कितने बनेंगे? 4। क्लियर? तो ये संख्या याद रखनी है आपको। 23 हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड जहां पे आएगा 23। तो ये 23, 46 ये क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोजोम, दे आर नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। एंड व्हाट इज 2C 4C 2C हियर? डीएनए कंटेंट, द अमाउंट ऑफ डीएनए, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर? नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम होते हुए भी डीएनए कंटेंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम होते हुए भी जो डीएनए कंटेंट है वो डिफरेंट हो सकता है। इसलिए प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर आप फोकस करें। सेल डिवीजन जब पढ़ें तो उसके अंदर भी इसको ध्यान दें, एक बार फिर से उसका रिवीजन करें। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड, यहाँ पे देखो डिवाइड नहीं लिखा है, ट्रांसफॉर्म लिखा है। ट्रांसफॉर्म मतलब ये चेंज हो गया, डिफरेंशिएट हो गया इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया। ये स्पर्मेटिड है, ये स्पर्म है, इसको स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इस प्रोसेस को कहा स्पर्मियोजेनेसिस। और ये ट्रांसफॉर्म या फिर डिफरेंशिएशन दोनों एक ही वर्ड है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्डेड इन द सर्टोली सेल्स। तो देखिए स्पर्म के जो हेड हैं वो एम्डेड हैं, सर्टोली सेल्स के अंदर धंसे हुए हैं। एंड फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो यहाँ से ये इस एरो की तरह देख रहे हो आप, ये बाहर निकल रहे हैं, इस प्रोसेस को कह देते हैं स्पर्मिएशन। ओके, और ये इसकी ल्यूमेन के अंदर फ्री हो जाते हैं। हैप्लॉइड हैं, 1C इसका डीएनए कंटेंट है। क्लियर? तो ये डायग्राम जो है वो आप एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पैराग्राफ से मैच करके देख सकते हो। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी वो एज है जहां पे गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। ठीक है, ड्यू टू, अब ये प्यूबर्टी पे ही क्यों होता है? गैमेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से पहले क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो एक्चुअली क्या करता है, बर्थ के बाद भी क्या होता रहता है? डेवलप होता रहता है। बर्थ के बाद भी डेवलप होता रहता है। ठीक है, और जब तक कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता तब तक उसके पार्ट्स जो हैं वो आप कह सकते हो कि अपने एडिक्वेट अमाउंट के अंदर हॉर्मोन्स को क्या करते हैं? सीक्रेट नहीं करते। तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है दैट इज द हाइपोथैलेमस। यहाँ पे हाइपोथैलेमस, इसको देखिए, यहाँ से समझिए। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, वो कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। और वो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, ये आपने नर्वस सिस्टम जब पढ़ा होगा तो डिस्कस कर लिया होगा। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम होता है। पोर्टल सिस्टम क्या होता है?
एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई होती है, उसको हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, लेकिन उसमें हार्ट का इंक्लूजन नहीं होता। और इस हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है, हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम है और हमारे अंदर एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इस पोर्टल सिस्टम से जो जीएनआरएच है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है, एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर आता है। ये देखिए, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के ऊपर ये जीएनआरएच काम करता है, और ये जो सेल्स हैं फिर क्या रिलीज करती हैं, एलएच और एफएसएच रिलीज करती हैं। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके देख लेते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसको। तो देखिए, जीएनआरएच है, जीएनआरएच यहाँ से ये हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, वहाँ से बन रहा है, और ये हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम है, वहाँ से ये एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर आ रहा है। ये सारे के सारे जीएनआरएच के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मॉलिक्यूल्स एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। इनके इन्फ्लुएंस से ये एफएसएच और एलएच इनको रिलीज करता है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम गोनेडोट्रोपिन्स कह देते हैं। अब ये जो एलएच और एफएसएच हैं ये मेल में भी सिक्रीट होते हैं, फीमेल में भी सिक्रीट होते हैं। मेल के अंदर ये टेस्टिस पे काम करते हैं और फीमेल के अंदर ये ओवरी पे काम करते हैं, तभी इनको कलेक्टिवली हम गोनेडोट्रोपिन्स कह देते हैं, क्योंकि ये गोनेड्स के ऊपर काम करते हैं। मेल के अंदर गोनेड्स क्या हैं, टेस्टिस है, और फीमेल के अंदर गोनेड्स क्या है, ओवरी है। देखिए यहाँ पर इन कंडीशन ये है फीमेल और ये है मेल, तो फीमेल के अंदर ओवरी पे काम कर रहे हैं और टेस्टिस, मेल के अंदर भी ये टेस्टिस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो एलएच एफएसएच दोनों में ही सिक्रीट हो रहे हैं और ये दोनों में ही काम करते हैं, लेकिन काम जो है टारगेट ऑर्गन भी अलग अलग हो गया, काम भी इनका अलग अलग होगा। एलएच और एफएसएच टेस्टिस पे क्या काम करते हैं अभी हम देखेंगे, आगे चलकर जब oogenesis पढ़ेंगे तो ओवरी पे क्या काम करते हैं हम देखेंगे। कलेक्टिवली ये मान के चलें कि ये ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करवाते हैं, और ये जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करवाते हैं। ठीक है, कल हमने बताया था आपको कि एलएच जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं या फिर लेडिंग सेल्स हैं उनके ऊपर काम करता है और वहाँ से टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है। अब टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट हो रहा है, ओवरी से जो ओवेरियन हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट हो रहे हैं, इनका एक फीडबैक इफेक्ट होता है। फीडबैक का मतलब यहाँ से कोई चीज़ आ रही है तो यहाँ से ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट अपने अमाउंट को या अपने सिक्रेशन को इन स्ट्रक्चर्स को, कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, इनको वापस फीडबैक देके अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है वो नेगेटिव, माइनस का मतलब नेगेटिव है, प्लस का मतलब पॉजिटिव है, यानी ये घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। तो दोनों को ये फीडबैक देके यहाँ पे एलएच और एफएसएच की जो सिक्रीट होने वाली अमाउंट है उस अमाउंट में ये क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा उसको कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन का जो है वो नॉर्मली नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे होता है, तो ये जो है वो पिट्यूटरी को और ऊपर देख रहे हो हाइपोथैलेमस को, दोनों को क्या कर सकता है, वो नेगेटिवली फीडबैक दे सकता है। ठीक है, अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस में एलएच और एफएसएच का इंडिविजुअल रोल देख लेते हैं। एलएच एक्ट्स ऑन लेडिंग सेल्स, ये हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, एंड स्टिमुलेट्स सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन एक्चुअली में ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स है, यानी कि जो मेल सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं। लेडिंग सेल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अकेला टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करती है, लेडिंग सेल्स जो है वो एक बहुत सारे हार्मोन का एक ग्रुप जो है वो सिक्रेट करती है, तो कलेक्टिवली दे आर नोन एज एंड्रोजन। But out of those androgen, testosterone is the main androgen. Okay, you can say this is either high in the amount, you can say, or the most effective or most prominent effect. So that's why हम testosterone का ही नाम याद रखने। तो androgen is the group of hormone, and out of those group of hormones, testosterone is one of the hormone. Clear? Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. So we have learned that what is the spermatogenesis, what is the meaning of spermatogenesis, the formation of sperm from the spermatogonia, this is the spermatogenesis, and this process also controlled by some hormone, that is the androgen group of hormones, and in that group of hormones testosterone is the main hormone.
So the formation of testosterone takes place outside the seminiferous tubules and the spermatogenesis takes place inside the seminiferous tubules. So the transportation of testosterone must be there from outside to inside of the seminiferous tubules. Clear? FSH acts on the Sertoli cells. It means the target of FSH is inside the seminiferous tubules and the target of LH is outside the seminiferous tubules, and stimulates secretion of some factors. And what is the function of those factors? Those factors are responsible for the conversion, for differentiation of spermatid into sperm. It means these factors can control the process of spermiogenesis. Remember spermiogenesis, the formation of sperm from spermatid, or you can say the differentiation of spermatid into the transform of spermatid into sperm. So there some factors means some chemicals are there, and those chemicals are helpful in the conversion of the spermatid into sperm, which help in the process of spermiogenesis. It is written here. So have a look in this process or this flow chart. यहाँ से आपको जो भी इसका फीडबैक इनिबिशन है वो समझ में आ जाएगा. आपको इसको नोट कर लेना चाहिए अपनी नोटबुक के अंदर. हाइपोथैलेमस है ऊपर की तरफ. क्लियर? हाइपोथैलेमस GnRH सिक्रेट करता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो क्या सिक्रेट करती है? FSH और LH सिक्रेट करती है. टेस्टिस के मामले में अगर देखें तो LH जो है वो लेडिंग सेल्स के ऊपर काम करता है और एंड्रोजन्स या फिर टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करवाता है. टेस्टोस्टेरोन जो है वो नेगेटिवली फीडबैक करता है बोथ ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस. FSH जो है वो सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करता है. ठीक है, वहाँ से कुछ फैक्टर्स रिलीज करवाता है, और वो जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं? वो स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर हेल्पफुल होते हैं. उसके साथ साथ ही वहाँ से एक और हार्मोन सिक्रेट होता है, दैट इज द इनहिबिन. ये इनहिबिन क्या कर सकता है? ये इनहिबिन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट कर सकता है, ताकि जब ये अमाउंट में ज़्यादा सिक्रेट होने लग जाए FSH, तो यहाँ से एक नेगेटिव फीडबैक मिलता है कि भाई यहाँ पे ये सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इन हार्मोन्स को कम सिक्रेट किया जाए. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस. हमने इसको कंप्लीटली डिस्कस किया. अप्रोक्सीमेटली हमारा आधे घंटे का डिस्कशन हो गया भाई, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस. तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे. और अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अपना डिस्कशन जो है वो oogenesis के ऊपर. क्लियर? अगर आपने स्पर्मेटोजेनेसिस की टर्म्स को अच्छे से पढ़ लिया है तो oogenesis समझना बहुत ही आसान है, तो इसमें हमें रिलेटिवली कम टाइम लगेगा. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मेच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis. ये हमें पता ही है. और ये कुछ बातों के अंदर हम क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट होता है. तो जब आप oogenesis पढ़ें तो आपके दिमाग में एक चीज़ ये होनी चाहिए कि ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ये जो फैक्टर हम पढ़ रहे हैं, क्या ये स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा है या उससे अलग है. तो टर्म्स माइटोसिस, मियोसिस, ये सब वर्ड तो वही रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो टाइम पीरियड है या फिर जो उसका प्रोसेस है या फिर जो ऑर्गन्स हैं वो यहाँ पे चेंज होने वाले हैं. डेफिनेटली ये ओवरी में होता है तो डेफिनेटली ऑर्गन तो चेंज हो ही होगा. oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell oogonia, वहाँ पे हम कह रहे थे स्पर्मेटोगोनिया और यहाँ पे हम इसको कहेंगे oogonia, are formed within each fetal ovary. देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो तो मेल में पैदा होने के बाद जब प्यूबर्टी आती है तब स्टार्ट होता है. ठीक है, प्यूबर्टी अप्रोक्सीमेटली 12 to 14 ईयर्स के बीच में आती है, तब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है. लेकिन oogenesis जो है वो एक फीमेल चाइल्ड में जब वो अपनी मदर के वॉम्ब में होती है उसी वक्त स्टार्ट हो चुका होता है. तो ये एक पहला डिफरेंस आपके सामने आ गया. आगे एक सवाल भी लिखा हुआ है, लास्ट में पैराग्राफ में एक सवाल लिखा हुआ है कि आप oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर डिफरेंस कीजिए. तो यहाँ पे मैं डिफरेंसेस भी आपको लगातार बताता जा रहा हूँ. तो आप लास्ट में एक टेबल बना लेंगे और वो आपके सवाल का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा. तो पहला डिफरेंस तो क्या हो गया कि भाई ऑर्गन ही अलग अलग है. एक तो टेस्टिस में हो रहा है, एक ओवरी में हो रहा है, एक अलग अलग बॉडी में हो रहे हैं. ठीक है. दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस तो जो मेल बेबी है वो पैदा होता है,
फिर जब प्यूबर्टी अटेन करता है उसके बाद के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। फीमेल के अंदर oogenesis जो है, वो जो फीमेल चाइल्ड है वो जब अपनी मदर के वोम में होती है, यानी वो पैदा भी नहीं हुई होती है, उस वक्त उसमें oogenesis स्टार्ट हो जाता है। उस वक्त ओवरी तो उसमें बनी जाती है, ठीक है, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन तो बहुत पहले एट ए टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है, ठीक है। तो जब वो 6-7 मंथ अपने गेस्टेशन के अचीव करती है, 9 मंथ का जो हमारा गेस्टेशन पीरियड होता है, तो उसमें 3-4 मंथ के बाद में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और 6-7 मंथ तक यहाँ वहाँ पे जो म्यूसिस है वो भी स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो oogenesis का प्रोसेस जो है वो फेटल ओवरी के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, यानी वो बेबी गर्ल जब पैदा होगी उसके बाद से कोई भी नया oogonia नहीं बनेगा। इसका मतलब जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है तो उसकी ओवरी में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ oogonia प्रेजेंट होते हैं, जबकि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या पढ़ा था, स्पर्मेटोगोनिया लाइफ लॉन्ग बनते रहते हैं, यानी स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस होता रहता है और वो कभी भी फिनिश नहीं होते, इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस लाइफ लॉन्ग चलता है। लेकिन oogonia जो है वो माइटोसिस फर्दर नहीं करता है। कब नहीं करता? जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ। बर्थ से पहले तो उसके अंदर माइटोसिस होते हैं, लेकिन जब बर्थ होगी उसके बाद से नए oogonia नहीं बनेंगे। जितने oogonia हैं वही यूज होंगे और जब वो फिनिश हो जाएंगे उसके बाद में oogenesis स्टॉप हो जाएगा। यानी फीमेल के अंदर अप टू द एज ऑफ 50 ईयर्स ही यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होता है, उसके बाद में नहीं होता। क्लियर? तो ये बात यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी गई है और मेरे हिसाब से जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें आपको डिफरेंस भी मिल गया, उसका आंसर मिल गया कि क्यों मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस लाइफ लॉन्ग चलता है जबकि फीमेल में एक पर्टिकुलर एज तक ही चलता है। ओके, सो दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें समझनी है। वैसे आपने ये स्ट्रक्चर पहले भी पढ़ी है पिछले वाले लेक्चर में, लेकिन अब थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फॉलिकल और oocyte, इसके अंदर आपको डिफरेंस समझना चाहिए। जो फॉलिकल है वो जो जिन सेल से बना है, दो सेल्स बिलोंग्स टू ओवेरियन सेल एंड दे ऑलवेज डू माइटोसिस। तो फॉलिकल सेल्स में हमेशा माइटोसिस होता है। जो oocyte है या फिर जो oogonia है उसके अंदर इनिशियली माइटोसिस होता है, लेकिन फर्दर उसके अंदर मियोसिस होता है। क्लियर? तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पे बेसिकली पता लग गई। अब ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर एक तो आपको मिड के अंदर रेड कलर में स्ट्रक्चर दिख रही है, सो दैट इज द oocyte, ठीक है। और इसके बाहर ये बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप दिख रहा है। क्लियर? इनको हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। अलग अलग टाइम पीरियड पे इनका नाम अलग अलग होता जाता है। तो हम इनको स्टार्टिंग के अंदर ग्रेनुलोसा सेल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज फॉलिकल। ये कंप्लीट एक फॉलिकल है। सो यू कैन से दैट फॉलिकल कंटेन्स oocyte। फॉलिकल के अंदर क्या होता है? oocyte होता है, ठीक है। और ये जो बाहर की सेल्स हैं ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। ये जो फॉलिकल है ये पहले छोटा था, ठीक है, तो आपने उसको प्राइमरी फॉलिकल या इनिशियल प्राइमरी फॉलिकल आपने इसको कह दिया। इस फॉलिकल के ऊपर एक हार्मोन काम करता है, दैट इज FSH। तो फीमेल के अंदर भी तो LH और FSH आते हैं, ठीक है, उनमें LH भी आता है, FSH भी आता है। और कहाँ से आते हैं दोनों? एंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं। कब आते हैं? जब GnRH आता है। GnRH कब आता है? जब प्यूबर्टी आती है, ठीक है। तो इनिशियली तो जो फीमेल जो मदर है उसके LH FSH की वजह से यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट जो है वो फर्दर आगे जब oogenesis होगा, ओवुलेशन होगा, तो वो जब प्यूबर्टी आएगी तब होगा, लेकिन वो प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो पहले ही बन चुके होते हैं। क्लियर? अब ये जो डेवलपमेंट होगा वो किसकी वजह से होगा? FSH की वजह से होगा। और ये कब होगा? जब प्यूबर्टी आएगी तब होगा। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फॉलिकल का देखो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, उसके बाद में यहाँ पे ये ग्राफिन फॉलिकल बन गया, और उसके साथ साथ ही उसके अंदर जो oocyte है उसका भी डिवीजन स्टार्ट हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस डायग्राम से तो आपको इतना समझना है कि भाई फॉलिकल और oocyte में डिफरेंस क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल क्या होता है, ठीक है, और कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, कार्पस एल्बिकेंस क्या होता है।
ठीक है। अब इन फॉलिकल्स के अंदर किस तरह से डिवीजन होता है वो भी हम वन बाय वन समझेंगे। These cells start division and enter into prophase 1। अब अगर आपको इसको अच्छे से समझना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको, सेल डिवीजन में माइटोसिस म्यूसिस अच्छे से आना चाहिए। म्यूसिस के अंदर आप जानते हो कि फर्स्ट म्यूसिस फर्स्ट होता है, म्यूसिस सेकंड होता है, और उसके अंदर भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये जो ऊगोनियम है, सिंगल सेल को ऊगोनियम कहते हैं, मल्टीपल को ऊगोनिया, ये माइटोसिस करती है। लेकिन देखिए माइटोसिस कब कर रही है, ये बर्थ से पहले, बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले माइटोसिस हो रहा है, बर्थ के बाद में माइटोसिस नहीं होगा। और माइटोसिस से ये नंबर में इंक्रीज होते हैं, फिर इनके अंदर साइज में इंक्रीज होता है, ग्रोथ होती है, और जो ऊगोनिया मियोसिस करने जाएगा उसको हम प्राइमरी oocyte कर देंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा था। तो डिफरेंस तो है लेकिन कुछ सिमिलरिटी भी है, बस नाम की सिमिलरिटी है, वो कोई ऐसे सिमिलरिटी नहीं कह सकते उसको। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन, जिसके अंदर मियोसिस फर्स्ट से स्टार्ट होता है, प्राइमरी oocyte कौन, जिसके अंदर मियोसिस फर्स्ट से स्टार्ट होता है। और ये मियोसिस फर्स्ट मेल के अंदर तो आफ्टर बर्थ होता है, फीमेल में ये मियोसिस बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर प्राइमरी oocyte किसको कहोगे, जिसमें मियोसिस होना है, अरेस्टेड इन प्रोफेज 1। तो मियोसिस फर्स्ट हो गया और मियोसिस फर्स्ट के अंदर वो प्रोफेज 1 के अंदर अरेस्ट हो गया, यानी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ। इन बातों को लिख लो कहीं पर, थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन अब मैं आपके एक्सप्रेशन देख नहीं पा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये मैं जान नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ बहुत ही डिटेल में, बहुत ही धीरे धीरे से आपको समझा रहा हूँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप पोज करके लिख लें कहीं पर। प्राइमरी oocyte कौन सी स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होना है, ठीक है। क्या ये मियोसिस फर्स्ट जन्म के बाद होगा, बर्थ के बाद होगा, कि बर्थ के पहले? बर्थ के पहले स्टार्ट हो जाएगा। क्या ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा बर्थ से पहले? ना, स्टार्ट हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में अटक गया। तो कहां अटका बीच के अंदर? ये अटक गया प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, ठीक है। इसका मतलब जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है, ध्यान से सुनना, जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है तो डेफिनेटली उसके अंदर ओवरी होती है, और ओवरी के अंदर वहां पे oocytes होते हैं, वहां पे ऊगोनिया नहीं होते, क्योंकि जितने भी ऊगोनिया थे वो सब के सब मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कर चुके होते हैं। इसका मतलब जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है तो उसकी ओवरी के अंदर सारे के सारे प्राइमरी oocytes होते हैं, और वो सब के सब प्रोफेज 1 में अरेस्टेड होते हैं। और ये अरेस्ट जो है वो टिल प्यूबर्टी चलता है। प्यूबर्टी के बाद में 1 by 1 हर मंथ कुछ प्राइमरी oocyte जो है वो मियोसिस कंप्लीट करते हैं और फिर ओवुलेशन होता है, और उसी की बेसिस पर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो मेरे हिसाब से इतनी बात आपकी क्लियर होगी। प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो गए प्रोफेज 1 के अंदर, प्रेजेंट एट बर्थ, फिर ओवरी इनएक्टिव, चाइल्डहुड के अंदर ओवरी इनएक्टिव होते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते। हाँ, कुछ जो वहाँ पे जो प्राइमरी oocyte हैं वो नंबर में धीरे धीरे डिक्रीज होते जाते हैं, वो आगे चेंज नहीं होते, लेकिन जो भी वीक कुछ फॉलिकल्स हैं, जो वीक प्राइमरी oocyte हैं, वो अपने नंबर में डिस्ट्रॉय, जिसको हम फॉलिकल एट्रेसिया कहते हैं, तो एट्रेटिक फॉलिकल वहाँ पे बनते रहते हैं और नंबर धीरे धीरे कम होता रहता है। तो एक्चुअली में हम देखें, गेट टेम्परेरी अरेस्टेड at that stage called primary oocyte. Each primary oocyte then gets surrounded by layer of granulosa cells and it called the primary follicle. इसका मतलब जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये अगर फॉलिकल है और ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, इसके अंदर जो है वो होता है प्राइमरी oocyte, और इसको आप प्राइमरी फॉलिकल कह देते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty, यानी बर्थ से प्यूबर्टी तक इनमें डिजेनरेशन चलता रहता है। Therefore, at puberty only 60 to 80,000, यानी जब तक प्यूबर्टी आती है तब तक 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बचते हैं हर एक ओवरी के अंदर, ठीक है। जब पैदा होते हैं तो उसमें ये संख्या लाखों में होती है, लेकिन बहुत सारी जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, तो एक्टिव वाले इतने ही बचते हैं। The primary follicle gets surrounded by more layer of granulosa cells and a new theca end called secondary follicle. तो जो secondary follicle होगा, देखो primary follicle जो है वो पतला सा है, ग्रो कर रहा है,
ठीक है। इसके अंदर फिर और स्ट्रक्चर्स बन गई हैं, आउटर स्ट्रक्चर भी बन गई हैं। तो आउटर स्ट्रक्चर्स को हम थीका बोल देते हैं, वो भी दो टाइप की होती है। थीका सबसे बाहर की तरफ है थीका एक्सटर्ना, उसके अंदर की तरफ जो है वो है थीका इंटरना। तो इस तरह से जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप भी हो रहे हैं और साथ साथ के अंदर यहाँ पर उनमें लेयर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब LH वहाँ पे आएगा और LH जो क्या करेगा, इस फॉलिकल को रप्चर कर देगा और इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte था वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी oocyte कब बना? अभी तो हम प्राइमरी oocyte की बात कर रहे थे। तो जब प्यूबर्टी आती है और उस वक्त जब LH आता है तो वहाँ पे कुछ फॉलिकल जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जितने भी 60 तो 80,000 बचे थे उनमें से कुछ डेवलप होते हैं। हर महीने 10 से 12 फॉलिकल डेवलप होते हैं, जिसमें से फाइनल स्टेज पर एक पहुंच पाता है। क्लियर? अब जब LH काम करता है तो वो डेवलप होना शुरू करता है, साथ ही साथ वो मियोसिस भी कंप्लीट करता है। तो जैसे ही प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा और ये सेकेंडरी oocyte उस फॉलिकल के अंदर ही रहेगा और वो ओवरी से बाहर आएगा। तभी मैं बार बार आपको कह रहा था कि जो ओवरी से बाहर आने वाली स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेकेंडरी oocyte। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्राइमरी oocyte। इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ। मियोसिस फर्स्ट जो है वो यहाँ पे इक्वल टाइप का नहीं, जैसे स्पर्म्स में दो इक्वल, वहाँ पे बार बार एक वर्ड आ रहा था इक्वल, दोनों इक्वल सेल बनती हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल सेल नहीं बनती। यहाँ पर देखो एक सेल तो बड़ी सेल है और एक सेल छोटी सेल है। इस छोटी सेल को हम बोल देते हैं पोलर बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल भी पूछा है कि इस अनइक्वल डिवीजन का कुछ इंपॉर्टेंस है क्या? यस, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये बाद में आपको जब मैं फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, तब तक आप इसके ऊपर रिसर्च करें कि इस अनइक्वल डिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर? तो आफ्टर मियोसिस फर्स्ट ये जो स्ट्रक्चर बनी इसको आप क्या कहते हो? सेकेंडरी oocyte। ओके, ये सेकेंडरी oocyte देखिए ये फॉलिकल से बाहर निकल रहा है और ये ओवरी से भी बाहर निकल रहा है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। तो ओवुलेशन में एक सवाल ये पूछता है कि कौन सी स्ट्रक्चर बाहर निकलती है? सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte। क्या इसके अंदर मियोसिस कंप्लीट हो चुका है? ना, अभी तो मियोसिस फर्स्ट हुआ है, मियोसिस सेकेंड तो होना बाकी है। और मियोसिस सेकेंड कब होता है? याद रख लेना, इस चीज को बता रहा हूं। मियोसिस सेकेंड कब होता है? मियोसिस सेकेंड हर किसी में नहीं होता, सिर्फ उसी सेकेंडरी oocyte में होता है जिसके अंदर स्पर्म इंटर करता है। यानी बहुत सारे जो सेकेंडरी oocyte हैं वो तो मियोसिस सेकेंड किए बिना ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर वहां पे स्पर्म की प्रेजेंस नहीं है और स्पर्म का उसके साथ में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो वो मियोसिस कंप्लीट ही नहीं होगा और जो फॉलिकल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो सेकेंडरी oocyte है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर जिस वक्त ओवुलेशन हुआ है और वो जो सेकेंडरी oocyte है वो ट्रेवल करता हुआ फेलोपियन ट्यूब में चला गया है और उसी वक्त अगर कोइटस होता है और वहाँ पे स्पर्म अगर प्रेजेंट होते हैं तो उन दोनों की यहाँ पे मिक्सिंग होती है। देखिए स्पर्म यहाँ पे दिख रहा है। स्पर्म जब इस सेकेंडरी oocyte से मिलता है तभी इसके अंदर मियोसिस सेकेंड होता है, अदरवाइज मियोसिस सेकेंड नहीं होता। और फिर ये स्ट्रक्चर जो है वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टर्सरी फॉलिकल। यहां पे ध्यान रखना सेकेंडरी oocyte नहीं है भैया, ये है फॉलिकल, ठीक है। आप ये मत कह देना कि हाँ सेकेंडरी oocyte इज कन्वर्टेड इनटू टर्सरी oocyte। टर्सरी oocyte कुछ नहीं होता, सेकेंडरी oocyte ही होता है। लेकिन फॉलिकल टर्सरी भी हो सकता है और फिर बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्राफिन फॉलिकल के अंदर। अब उसमें एक कैविटी बन जाती है। देखो ये ब्लू कलर की आपको एक कैविटी दिख रही है, इसको हम कहते हैं एंट्रम, ठीक है। दिस इज नोन एज एंट्रम। बाहर की तरफ थीका एक्सटर्ना, आउटर थीका एक्सटर्ना है, अंदर की तरफ थीका इंटरना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। It is important to draw your attention that it is at this stage the primary oocyte within the tertiary follicle. Primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and complete the first meiotic division. यानी जब टर्सरी फॉलिकल होता है उसके अंदर ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और फॉलिकल के अंदर ही वो सेकेंडरी oocyte बना लेता है। थोड़ा सा मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन आप लोग मेहनत करोगे तो समझ में आ जाएगा। अनइक्वल डिवीजन, देखिए अभी मैंने बताया था ये जो प्राइमरी जो मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। ये कैसा डिवीजन है? अनइक्वल। अनइक्वल आपको दिख रहा है, एक साइज छोटा है एक साइज बड़ा है।
रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, तो ये तो सेकेंडरी oocyte जो बड़ा बन रहा है, और छोटा जो है वो क्या बन रहा है, पोलर बॉडी में बन रहा है। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ दिस, ये आपको सोचना है, इसका आंसर हम बाद में देंगे। और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये फर्दर डिवाइड होती है कि नहीं होती, इसके बारे में अभी हम श्योर नहीं, ये खुद ही एनसीईआरटी लिख रही है। ये हो भी सकती है, होगी तो 2 पोलर बॉडी और बन जाएंगी, या फिर ये डीजनरेट भी हो सकती है। क्लियर। द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंजेज इनटू द मैच्योर फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, तो इसको हम ग्राफिन फॉलिकल कह देते हैं, और उससे जो है वो जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte जब देखो बाहर निकलेगा तो उसके चारों तरफ आपको एक लेयर दिख रही है। ठीक है, इस लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये जोना पेलुसिडा की फंक्शन है, वो भी हम जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? यस, बहुत सारे डिफरेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिले। यहाँ पे नंबर ऑफ जो डिविजन्स हैं कहाँ पे हो रहे हैं, किस वक्त हो रहे हैं, किस जगह पे हो रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सब को आप दोबारा से सुनना, दोबारा से पढ़ना और एक टेबल बनाना जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर आपको डिफरेंस मिले। आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम फिर से दे देता हूँ, एक फ्लो चार्ट फिर से दे देता हूँ, जो क्या करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर मेजर डिफरेंसेस आपको बताएगा। इसको आप नोट कर लेना, और मेरे हिसाब से ये हमने सब यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, तो सारी चीज़ें वही हैं, एक साथ हमने इसको लगा दिया है ताकि आप स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर डिफरेंस जो है वो समझ पाएँ। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पूरा एनसीईआरटी से डिस्कस कीजिए, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को बीच में पॉज करते हुए पढ़िए, नोट्स बनाइए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए पिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।